नमस्कार, मैं आकाश जैन राजपूत ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आई एम गोइंग टू डील विद अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपके परीक्षा के सिलेबस में एक सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री भी है। तो आइए जानते हैं कि अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या-क्या चीजें पढ़नी है, कौन-कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट के आपके कुल 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो 25 क्वेश्चंस इन्हीं 10 चैप्टर्स में से आने वाले हैं। मैंने यहाँ पे ये चैप्टर्स को बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, डिटेल्ड सिलेबस आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं हमको क्या-क्या चीजें पढ़नी है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा, सबसे पहला चैप्टर जो रहेगा वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जानेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम के अंदर और कौन-कौन से पार्टिकल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड आपका जो चैप्टर है वो है पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर, और मैटर में एक तरह का मैटर होता है एलिमेंट। तो कुल 118 एलिमेंट आज तक डिस्कवर हुए हैं, उनको एक टेबल में सजाया गया है जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि वो टेबल कैसी होती है ना, उसमें एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। तो यहां हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग, एक एटम दूसरे एटम से किस तरीके से कनेक्ट होता है, ये हम यहां पे जानेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका अगला चैप्टर है, यहां हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे हम एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एसिड बेस कंसेप्ट, ये आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। जब आप स्कूल में क्लास 8 में रहे होंगे तब से आप एसिड बेस सुनते आ रहे हैं, तो इसके बारे में हम यहां पढ़ेंगे। कोलॉइड्स एक तरह का सब्सटेंस होता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके टाइप्स। मेटलर्जी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप एक मेटल को उसके कंपाउंड से अलग करते हैं। तो अपन मेटलर्जी में वो सारी चीजें पढ़ेंगे कि कैसे हम एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसी के कंपाउंड से। एलॉयज एक अलग टाइप का पदार्थ होता है जो अलग अलग मेटल्स के रेशियो से मिलके बना होता है। ठीक है, पॉलीमर्स, प्लास्टिक इज अ काइंड ऑफ पॉलीमर, और ऐसे बहुत सारे पॉलीमर से हम रोजाना घिरे हुए रहते हैं। तो पॉलीमर्स में हम जानेंगे कि कितने टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, उनका एप्लीकेशन एप्लीकेशन बात पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस जब चैप्टर में हम आते हैं। एक्चुअली हम जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। किसी में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किसी में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, किसी में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को बताते रहूंगा कि इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फ्यूल्स एंड एक्सप्लोजिव्स। फ्यूल्स आप सभी जानते हैं, हम सॉलिड फ्यूल्स यूज करते हैं जैसे कि कोल, हम लिक्विड फ्यूल्स यूज करते हैं पेट्रोल डीजल, हम गैसियस फ्यूल यूज करते हैं जैसे कि एलपीजी गैस हो गई। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्सप्लोजिव्स आप सभी जानते हैं, यहाँ पे उसके हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सप्लोजिव क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, नेक्स्ट है लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स का हम यूज करते हैं किसी भी सरफेस के फ्रिक्शन को कम करने के लिए, जैसे कि ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया। तो हम लुब्रिकेंट्स में उनके टाइप्स पढ़ेंगे, उनके यूजेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक सॉफ्ट वाटर और एक हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हार्डनेस कैसे रिमूव करना है, कितने टाइप की हार्डनेस होती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर है पोल्यूशन। आप जितने भी केमिकल्स यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, वो सब बाहर एयर में जाते हैं और आपके अल्टीमेटली एयर को पोल्यूट करते हैं। तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, है ना, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पूरे सिलेबस का कि हम क्या क्या इस सिलेबस में, इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो है बेसिकली क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स आपका पहले चैप्टर का ही एक टॉपिक है। पहला चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, उसी का एक टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग क्वांटम नंबर्स, मैं थोड़ी सी एक भूमिका बनाना चाहता हूं कि क्वांटम नंबर्स बेसिकली है क्या और हम क्वांटम नंबर्स क्यों पढ़ते हैं। ठीक है,
तो जब मैं आपको केमिस्ट्री की बात करता हूं, आपके साथ केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर। मैटर का डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई भी ऐसी चीज जो जगह लेती हो और जिसका कुछ वजन हो, वो आपका मैटर है। ये पेन एक मैटर है। इनफैक्ट एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर, बिकॉज एवरीथिंग अराउंड अस इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, तो वो आपकी मैटर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब जब मैं मैटर की बात करता हूं, तो मैटर बना हुआ होता है एटम से। एटम उस मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। आप मैटर को जब तोड़ते हैं तो आखिरी जो पार्ट बचता है, जिसको अब आप और नहीं तोड़ सकते, वो कहलाता है एटम। तो इसी के स्ट्रक्चर की हम पहले यूनिट में बात करेंगे, पहले चैप्टर में बात करेंगे। तो एक ब्रीफ में अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, तो उस एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनका नाम होता है प्रोटॉन, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। और तीसरा है न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल होता है, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं होता, उसका चार्ज 0 होता है। तो ये 3 पार्टिकल्स जो आपके एटम के अंदर हैं, इनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि ये एटम के अंदर है, जाहिर सी बात है ये एटम से छोटे होंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं, ये इनकी कुछ जगह है, इनको रहने की एक जगह मिली हुई है एटम के अंदर। अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करूं, तो ये आपके न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। एटम के सेंटर में एक बॉडी है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो अगर ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर हैं, तो इन दोनों के कारण न्यूक्लियस को मिल जाता है एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर ये दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। बात आती है इलेक्ट्रॉन की, कि ये इलेक्ट्रॉन कहां रहता है। तो हम शॉर्ट में ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्व करता है तो उसकी लोकेशन क्या है। जैसे मैं अपने घर में रहता हूं, तो मैं उस घर का एक एड्रेस देता हूं कि हाँ, ये मेरा हाउस नंबर है, ये स्ट्रीट नंबर है, ये आप मेरा एरिया है, कॉलोनी है, और ये मेरा शहर है। मतलब एटलीस्ट हम 4 लाइन अपने एड्रेस में देते हैं, लोकेशन में देते हैं। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन का भी एक लोकेशन होता है, कि वो एटम के किस जगह पे लोकेटेड है, और उन लोकेशंस को ही हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। तो क्वांटम नंबर्स लिखा है, देखिए एस है यहां पे, इसका मतलब वो नंबर एक नंबर नहीं है, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स। तो ऐसे टोटल 4 नंबर्स होते हैं, जिसके हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बता सकते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन देखेंगे क्वांटम नंबर्स की, तो इट इज द सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन, वही लोकेशन जो मैंने आपको बोला, यहां पोजीशन लिखा हुआ है, एक ही मतलब है। उसके अलावा एनर्जी भी होती है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन क्या, कोई भी बॉडी अगर किसी के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए। तो उसी तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी होती है, इसीलिए वो हमेशा रिवॉल्व करता रहता है, राइट। तो वो एनर्जी क्या होगी, ये भी हमको उनके क्वांटम नंबर से पता चल जाएगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह सिचुएटेड है, तो हर की एनर्जी भी अलग होगी। तो वो सेट ऑफ 4 नंबर्स, जिसको हम क्वांटम नंबर्स बोल रहे हैं, वो हमें इलेक्ट्रॉन की किसी भी समय पे पोजीशन या एनर्जी बताता है। वो 4 क्वांटम नंबर्स के नाम यहां लिखे हुए हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। सेकेंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम m और सबस्क्रिप्ट में l लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी वैल्यू ना एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, इसलिए इसका नाम ml है, या इसका सिंबल ml है। और फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, जिसका सिंबल स्मॉल s है। तो हम एक एक करके इन चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में जानेंगे।
जैसे हम अपने एड्रेस में जानते हैं कि हमको 4 लाइन में क्या लिखना है। पहले लाइन में हमें हाउस नंबर लिखना है, दूसरे लाइन में हमें स्ट्रीट नंबर लिखना है, तीसरी लाइन में हमें कॉलोनी या एरिया लिखना है और चौथे लाइन में हमें अपना सिटी का नाम लिखना है। तो उसी तरीके से आप जानते हैं एक-एक करके कि इलेक्ट्रॉन अपने इन क्वांटम नंबर से क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से डिनोट करते हैं, ये हमें बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है। अब आपको लग रहा होगा कि एक नया टर्म आ गया है शेल, तो इसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूं, शेल क्या होता है। नील बोर आपने नाम सुना होगा शायद बहुत पहले, अभी शायद याद आ जाएगा आपको। नील बोर करके एक साइंटिस्ट थे। जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात हो रही थी तो काफी सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने स्ट्रक्चर्स दिए। उसी सीरीज में नील बोर भी आए, उन्होंने भी अपना स्ट्रक्चर दिया। जब इनके पहले वाले साइंटिस्ट का स्ट्रक्चर फेल हो गया तो इन्होंने बोला कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। वो एक छोटा सा बॉडी होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और उसके अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं कुछ इस तरीके से, जहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। इन ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिया था एनर्जी शेल्स। आप शेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। मैं कई बार वर्ड ऑर्बिट यूज करूंगा या शेल यूज करूंगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो इन सभी ऑर्बिट को उन्होंने एनर्जी ऑर्बिट कहा था क्योंकि इन सब ऑर्बिट की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और वो एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, और इसी ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। तो पहले वाले ऑर्बिट को उन्होंने नाम दिया था के, कैपिटल के से डिनोट किया था पहले ऑर्बिट को, और उन्होंने उसका नंबर दिया था 1, n इज इक्वल्स टू 1। उसी तरह से दूसरे को उन्होंने नाम दिया था L, तीसरे को नाम दिया था M और चौथे को नाम दिया था उन्होंने N। अगर मैं इनके नंबर्स की बात करूं तो इनका नंबर हो जाएगा 2, इनका नंबर हो जाएगा 3 और इनका नंबर हो जाएगा 4। तो एक्चुअली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है। अगर n की वैल्यू 1 है इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, n का वैल्यू 2 है इसका मतलब वो सेकेंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, एंड सो ऑन। ठीक है, बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी कितनी है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा दूरी उतनी ज्यादा होगी, और जितना कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा दूरी उतनी कम होगी। मतलब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है और इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा। तो अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है, इट टेल्स अस द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। आपका n का वैल्यू बताता है कि आपके इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में n की वैल्यू लिखी हुई है जो अपन बात कर चुके हैं। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रेंज कर सकती है, 1 से लेके उस एटम में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे है वहां तक ये n की वैल्यू जाएगी। ठीक है, और पहला तो हमने बात कर ही ली है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, इट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रॉन शेल या एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। ठीक है, एक्चुअली ये ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड क्वांटम नंबर की, दैट इज एल। ठीक है, इसको भी बताने से पहले मैं एक पॉइंट और आप लोग के साथ डिस्कस करता हूं। नील बोर ने इतना तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट या शेल में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, बट इनके बाद नील बोर के बाद एक मॉडल और आया जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसलिए हम क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली हम यही मॉडल पढ़ते हैं। नील बोर का मॉडल भी जो है वो फेल हो गया था। उन्होंने बस ये बोला था कि
इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट या शेल में रिवॉल्व करते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। ऑर्बिट्स तो होती हैं, नो डाउट, ऑर्बिट्स होती हैं, शेल्स होते हैं, बट इनके अंदर या इनके पास सब शेल्स भी होते हैं। मतलब एक ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ सबशेल्स भी हो सकते हैं, और सबशेल्स के पास ऑर्बिटल्स होती हैं। तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो रहता है ऑर्बिटल्स में, ना कि ऑर्बिट में। है वो ऑर्बिट का ही पार्ट, बट एक्चुअली में आपको मिलेगा कहां इलेक्ट्रॉन, आप उसको कहां पाएंगे, ऑर्बिटल में। ठीक है, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट या शेल के अंदर सबशेल, एंड सबशेल्स में होते हैं ऑर्बिटल्स जिसके अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट है बेसिकली। नील बोर ने यहां तक बता के छोड़ा था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम ये देखेंगे कि शेल के अंदर सबशेल्स होते हैं और सबशेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक्चुअली जो हमारा ये सेकेंड क्वांटम नंबर है एल, ये हमें बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में प्रेजेंट है। एन के हेल्प से हमको ये तो पता चल गया कि ऑर्बिट नंबर क्या है, बट उस ऑर्बिट के या उस शेल के किस सबशेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हमें ये नंबर बताएगा। मतलब एन ऑर्बिट कैन हैव मल्टीपल सब ऑर्बिट्स, या यू कह लीजिए अ शेल कैन हैव मल्टीपल सबशेल। एक शेल के अंदर एक से ज्यादा सबशेल्स भी हो सकते हैं, हम यहां डिस्कस करेंगे, तो अभी चिंता मत करिए। ठीक है, तो इसका नाम है एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसका एक और नाम होता है एंगुलर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, इंफॉर्मेशन क्या देता है, इट डिस्क्राइब्स द सबशेल, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ पीछे स्लाइड में डिस्कस किया कि शेल के अंदर हमको एन की वैल्यू से शेल का पता तो चल गया, सबशेल का पता चलेगा हमें एल की वैल्यू से। ठीक है, ओके, हम बात करते हैं उनकी वैल्यूज की। तो एल की जो वैल्यू है ना वो कहां से कहां तक रेंज करती है, 0 से लेके n-1 तक। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आप लोग को। 0 से लेके n-1 का मतलब क्या है। एल की वैल्यू रेंज करती है 0 से लेके n-1। लेट अस से कि मैं सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूं या मैं सेकेंड शेल की बात कर रहा हूं। तो सेकेंड शेल की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी करस्पॉन्डिंग एल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 0 2 2-1, n-1 है तो इसलिए 2-1 किया मैंने, यानी कि 0 2 1, यानी कि सिर्फ दो ही वैल्यू 0 एंड 1। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि सेकेंड शेल के पास दो सबशेल हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, n = 1। अगर मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूं तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 2 1-1, यानी कि सिर्फ 0 ही होगा। तो इसके पास सिर्फ एक ही सबशेल है जिसका नंबर क्या है, 0 है। अगर मैं n = 3 की बात करूं तो l का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 0 1 एंड 2, क्योंकि n-1 यानी कि 3-1 2। तो थर्ड शेल के पास 3 सबशेल हैं। इसका मतलब यह हुआ आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो नंबर है या जो वैल्यू है उतने ही नंबर ऑफ सबशेल होते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 1 तो उसके पास एक सबशेल होगा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 2 तो उसके पास दो सबशेल होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 3 तो उसके पास 3 सबशेल होंगे। तो अभी तक हम ये बोल रहे थे कि ये न्यूक्लियस है, नील बोर के हिसाब से ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है और पहले शेल के पास एक सबशेल है, इसलिए मैं यहां पे एक और बना देता हूं। ठीक है, फिर वैसे ही ये दूसरा शेल है और दूसरे शेल के पास दो सबशेल है, तो मैं यहां पे बना देता हूं पास में ही, इसके ज्यादा डिस्टेंस लेके नहीं बना रहा हूं, यहीं पे दो सबशेल बना रहा हूं मैं। तो ये तीनों मिलके 2 है, मतलब एक्चुअली वो अलग से कोई ऑर्बिट नहीं है, उसी के दो सबशेल्स है जिसको अपन नाम देते हैं 2s एंड 2p। अब ये s और p कहां से आया, तो यहां आ जाइए। l की वैल्यू 0 का मतलब होता है s सबशेल, l की वैल्यू 1 का मतलब होता है p सबशेल, l की वैल्यू 2 का मतलब होता है d सबशेल, और l की वैल्यू 3 का मतलब होता है
F सबशेल एंड सो ऑन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के पास सिर्फ एक ही सबशेल है, तो इसका नाम हो जाएगा 1s। सेकेंड के पास दो हैं, इसका नाम हो जाएगा 2s एंड 2p। और थर्ड के पास तीन है, इसके नाम हो जाएंगे 3s 3p, और 2 का मतलब d होता है तो 3d। इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। मतलब अब कहीं आपको 3d लिखा हुआ नजर आया, इसका मतलब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट के डी सबशेल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखिए यहां सब चीजें मेंशन्ड है कि L की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जाएंगी। L की वैल्यू अगर 0 है तो उसको अपन S सबशेल बोलते हैं, L की वैल्यू 1 है तो उसको अपन P सबशेल बोलते हैं, L की वैल्यू 2 के लिए D और L की वैल्यू 3 के लिए F एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली एक और जो इंफॉर्मेशन आपको क्वांटम नंबर देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक तो आपको सबशेल के बारे में बता दिया, दूसरा आपको शेप के बारे में बताता है। शेप के बारे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एस सबशेल का शेप अलग होता है, पी सबशेल का शेप अलग होता है, डी का शेप अलग होता है और एफ का शेप अलग होता है। मैं थोड़ा शेप के बारे में आपको नॉलेज दे दूं। एस सबशेल का शेप होता है स्पीयर, पी का शेप होता है डंबल, ठीक है, और डी का शेप डबल डंबल बोलते हैं। तो वो डबल डंबल कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं, ठीक है। तो शेप सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए अपन यहां क्या बोल रहे हैं कि एल आपका शेप भी बताता है कि आपका ऑर्बिटल, एक्चुअली अभी अपन और आगे जाने वाले हैं, आपको मैंने पीछे स्लाइड में दिखाया था कि सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एस ऑर्बिटल का शेप अलग होता है, पी ऑर्बिटल का शेप अलग होता है, डी और एफ का शेप भी अलग होता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस क्वांटम नंबर्स टेल्स अस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। अब जाते हैं हम थर्ड क्वांटम नंबर की तरफ, विच इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं ml से, l सबस्क्रिप्ट में रहेगा लाइक दिस, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो रेंज करती है वो करती है -L to L से, ठीक है। अब ये क्वांटम नंबर हमको बताता है कि एक पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं। हम पहले शेल से स्टार्ट किए, फिर शेल के अंदर कितने सबशेल्स हैं वो हमको L बता रहा है, सेकेंड क्वांटम नंबर, और हर सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं वो हमको ये बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ ml, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर डिसाइडेड। जैसे अपन बात करते हैं पहले s सबशेल की, देखिए L इज इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है s सबशेल। यहां तक सब एग्री कर रहे होंगे, अपन पीछे स्लाइड में ही देखे हैं, ठीक है। अब L की वैल्यू 0 के हिसाब से ml का वैल्यू कितना हो जाएगा, -0 to 0। क्यों? क्योंकि ml का वैल्यू होता है -L to L, ठीक है। इसलिए -0 to 0 मतलब एक ही हुआ, यानी कि सिर्फ 0। मतलब L इज इक्वल्स टू 0, S सबशेल का मतलब है कि उसके पास एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। अब बात करते हैं L इज इक्वल्स टू 1 सबशेल की, जिसको अपन P बोलते हैं। इट इज नोन एज P सबशेल, ठीक है। और इसके लिए ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 to 1, यानी कि तीन वैल्यूज होंगी, -1 0 एंड 1, यानी कि p सबशेल के पास तीन ऑर्बिटल हैं जिनके नंबर्स हैं -1 0 एंड 1। L इज इक्वल टू, जब मैं 2 की बात करूंगा तो ये होता है आपका d सबशेल, ठीक है। और d सबशेल के लिए ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 से लेके 2, यानी कि -2 -1 0 1 एंड 2, यानी कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 5। तो डी सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, पी सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, और एस सबशेल के पास एक ही ऑर्बिटल होता है। L इज इक्वल टू 3 की बात करता हूं मैं,
जिसको हम f सब शेल बोलते हैं, और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, -3 टू +3, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, टोटल 7 ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है सभी को? हमारे ml की वैल्यूज हमको बता रही हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है। अगर ml की वैल्यू -2 है, इसका मतलब वो d सब शेल के पहले ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अगर ml की वैल्यू -1 है तो वो d सब शेल के दूसरे ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमें बताता है एक्चुअली में ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं p की, ये कैसे अरेंज होती है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि p ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो डंबेल होता है, लाइक दिस। अब ऐसे 3 ऑर्बिटल हैं, तो तीनों में डिफरेंस कैसे करोगे? तो तीनों का स्पेशियल ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। स्पेशियल ओरिएंटेशन मतलब स्पेस में वो तीनों अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं। जैसे ये अगर ऐसा है एक, तो दूसरा हो सकता है ऐसा होगा, तीसरा हो सकता है ऐसा होगा। तो यहां पे एक रहता है आपके अलोंग जेड एक्सिस, जिसको अपन पीजेड बोलते हैं। एक होता है अलोंग वाई एक्सिस, जिसको हम पीवाई बोलते हैं, और एक होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको हम पी एक्स बोलते हैं। तो एक्चुअली में ये जो ऑर्बिटल का ये जो नंबर है, दैट इज द थर्ड क्वांटम नंबर ml, ये हमें बताता है कि आपका ऑर्बिटल का स्पेशियल ओरिएंटेशन क्या है। तो देखो, सबका एक सिग्निफिकेंस है। n आपको बता रहा था ऑर्बिट का नंबर या शेल का नंबर, l ने बता दिया कि वो कौन से सबशेल में है, और m ने बता दिया कि वो कौन से ऑर्बिटल में है। तीनों चीजें हो गई। हमने सबसे पहले शुरू में डिस्कस किया था, शेल होता है, उसके पास सबशेल्स होते हैं, और सबशेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहां पे हमको तीनों नंबर्स के बारे में पता चल जाएगा। अब आते हैं हम अपने चौथे क्वांटम नंबर में, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। एक बार अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिर से देख लेते हैं, कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं है। ये तीनों मैंने आपको बता दिया है, एस पी डी में क्या क्या नंबर्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी क्वांटम नंबर की, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करता है, बट वो अपने एक्सिस में रोटेट भी करता है, जस्ट लाइक अवर अर्थ। अर्थ क्या है, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन तो करता है 365 दिन में, बट वो अपने एक्सिस में रहते हुए रोटेशन भी करता है। हर 24 घंटे में एक रोटेशन होता है। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस में रोटेट करता है और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व भी करता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन आइदर क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपके एस की वैल्यू +½ होती है या -½ होती है। प्लस माइनस हाफ दो ही वैल्यूज पॉसिबल है एस की। अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है अपने एक्सिस में रहते हुए, तो एस की वैल्यू +½ हो जाएगी, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो एस की वैल्यू -½ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि आपके एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हम दिखाते कैसे, ऑर्बिटल को ऐसे स्क्वायर बॉक्स से डिनोट करते हैं, और एरोस के हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं। दिस इज वन इलेक्ट्रॉन, जिसका एरो हमने ऊपर की तरफ बनाया है, और एक डाउनवर्ड एरो बनाएंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन इससे ऑपोजिट है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो मैंने छोटा सा बॉक्स बनाया ना, इसको ही हम ऑर्बिटल बोलते हैं। हालांकि हमको पता है ऑर्बिटल के शेप्स क्या होते हैं, डंबल, स्पीयर, डबल डंबल, बट हम हर बार उसको उसके शेप से ना बना के हम क्या करेंगे, उसको एक छोटे से बॉक्स में बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वांटम नंबर हो गए हैं। एक बार चारों का समरी देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं मैं, क्योंकि अपन चारों पढ़ चुके हैं। अब हम चारों के बारे में एक फाइनल समरी बना लेते हैं। आपके पास सबसे पहला था शेल नंबर, ये हमको बताता है शेल का नंबर कि कौन से शेल में प्रेजेंट है। तो शेल नंबर 1 हो सकता है, शेल नंबर 2 हो सकता है, शेल नंबर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी अपन 4 की बात करते हैं। फिर सेकेंड क्वांटम नंबर था एल।
एल हमें बता रहा था कि सबशेल कौन सा है। शेल के अंदर सबशेल्स भी होते हैं। पहले शेल के पास एक ही सबशेल है, दूसरे शेल के पास दो सबशेल हैं, तीसरे के पास तीन है, चौथे के पास चार है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एल की वैल्यू रेंज करती है 0 से लेके n-1। तो इसके लिए एल की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 0, इसके लिए हो जाएगी 0 1, इसके लिए हो जाएगी 0 1 2 और इसके लिए हो जाएगी 0 1 2 3। 0 करस्पॉन्ड्स टू एस सबशेल, इसका मतलब हर शेल के पास एस सबशेल तो प्रेजेंट है। 1 करस्पॉन्ड्स टू पी सबशेल, एक्सेप्ट फर्स्ट शेल सबके पास पी सबशेल होता है। 2 करस्पॉन्ड्स टू डी एंड 3 करस्पॉन्ड्स टू एफ। ठीक है, अकॉर्डिंगली इनके नाम हो जाएंगे 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड नंबर की, जो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, जो हमको बताता है ऑर्बिटल के बारे में, और इसकी वैल्यू रेंज करती है -l to l। ठीक है, 0 है तो 0 के लिए -0 to 0 एक ही वैल्यू रहेगी, सिर्फ 0। ठीक है, फिर यहां भी 0 है तो 0 के लिए एक वैल्यू 0, 1 के लिए -1 0 एंड 1। ये हो गए आपके s के एक ऑर्बिटल और p का 3 ऑर्बिटल। ऐसे यहां पे भी s है तो उसका एक ऑर्बिटल होगा, p के 3 ऑर्बिटल होंगे, -1 0 और 1 नाम का, और d का 5 ऑर्बिटल होगा, -2 -1 0 1 एंड 2 नाम का। ठीक है, वैसे ही यहां पे भी अपन सारे ऑर्बिटल्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसके लिए एक ऑर्बिटल 0 नाम का, इसके लिए 3 ऑर्बिटल -1 0 एंड 1 नाम के, इसके लिए 5 ऑर्बिटल -2 -1 0 1 एंड 2 नाम का, और इसके लिए 7 ऑर्बिटल -3 -2 -1 0 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, टोटल 7 ऑर्बिटल हो गए। तो पहले शेल के पास एक ऑर्बिटल होता है 0 नाम का, दूसरे के पास 1 2 3 4 ऑर्बिटल होते हैं, तीसरे के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल होते हैं, और चौथे के पास एक ये 3 4 4 और 5 9 9 और 7 16 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। अभी हमने पीछे देखा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन का रोटेशन ऑपोजिट होता है, तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। तो इसके पास जो एक ऑर्बिटल है उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, एंड इट विल बी लाइक दिस। ये है आपका 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बैठ चुके हैं। ठीक है, वैसे इसके 4 बताने होंगे, तो एक तो आपका s का है और बाकी 3 p के हैं, तो तीन को अलग बनाएंगे लाइक दिस, और हर में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। उसी तरीके से यहां भी हम ऐसे ऑर्बिटल बना सकते हैं और यहां भी वैसे ऑर्बिटल बन सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड पूरा समरी हो गया है आपके चारों क्वांटम नंबर्स का। ठीक है, ओके, अब थोड़ा हम क्वेश्चंस देखते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे हमको क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, और एक मैंने क्वेश्चंस में डाला भी है, जो पिछले बार के 2016 के एग्जाम में एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर टॉपिक से ही आया था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन है वो, पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। अगर वो एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो जाहिर है वो ऑर्बिटल एक ही शेल का होगा, एक ही सबशेल का होगा, तो दोनों का n l और दोनों एक ही ऑर्बिटल में तो m, ये तीनों की वैल्यूज इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगी। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन की पहले 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी। ये वैसी बात हो गई कि मैं और मेरा पड़ोसी, हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं और एक ही स्ट्रीट में रहते हैं, बट दोनों के हाउस नंबर्स अलग अलग हैं। ये भी वैसा ही कुछ है। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं
तो उनके ये 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे हूबहू। सिर्फ चौथा यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर इसका होगा +½ तो इसका होगा -½ वही पूछ रहा है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, कोई सेम ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कौन सा क्वांटम नंबर उन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकता है, अलग कर सकता है? वो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल पूछा है आपसे, कितने ऑर्बिटल कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, n इज इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, l इज इक्वल्स टू 1, ml इज इक्वल्स टू 0। ऐसे कितने ऑर्बिटल्स होंगे जिनका ये होगा? ठीक है, पहले आप देखो क्या पूछा है आपसे, n की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब आपको पता है कि 3 वैल्यू है, मतलब n की वैल्यू 3 है, तो इसके लिए l की वैल्यू 0 हो सकती है, l की वैल्यू 1 हो सकती है, l की वैल्यू 2 हो सकती है, राइट। हमको फोकस करना है l की 1 वैल्यू पे, तो अपन 1 को आगे बढ़ाते हैं, इन दोनों को मैं नहीं देखता। ठीक है, और l की वैल्यू 1 पे m की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? -1, 0 एंड 1। याद रखिए m की वैल्यू -l टू l थी। ठीक है, l की वैल्यू 0 से n-1 होती है और m की वैल्यू -l टू l होती है, इसलिए इस l के लिए m की वैल्यूज क्या क्या होंगी? -1, 0 एंड 1। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि ml की वैल्यू 0 बोला है ना, और इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। इसका मतलब एक ऑर्बिटल होता है -1 और +1 का मतलब एक ऑर्बिटल होता है। ये तो हम p सबशेल की बात कर रहे हैं, और आप लोगों को याद होना चाहिए कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, s सबशेल में 1 ऑर्बिटल, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल, d में 5 और f में 7। ठीक है, तो p में 3 होते हैं, एक का नंबर -1 है, एक का नंबर 0 है, एक का नंबर 1 है, तो 0 के लिए आपके पास एक ही ऑर्बिटल हो सकती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पीछे ऑर्बिटल पूछा था, यहां इलेक्ट्रॉन पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स? n इज इक्वल्स टू 3 लिया है वापस, फिर n के लिए आपके ये n की वैल्यू है। ठीक है, और l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2, क्योंकि l होता है n-1 तक, 0 से लेके n-1 तक। और फिर l इज इक्वल्स टू 1 को लेना है, ये दोनों छोड़ देता हूं मैं। ठीक है, l इज इक्वल्स टू 1 के लिए m की वैल्यू अगेन वैसे ही पिछले एग्जांपल जैसा ही है, -1, 0 एंड 1। ठीक है, और m की -1 यानी कि इस ऑर्बिटल की बात कर रहा है वो, इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। वो तो किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही रह सकते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी हमें एक्चुअली। ठीक है, ये वाले जो क्वांटम नंबर्स हैं, n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 1 एंड m इज इक्वल्स टू -1, वो इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन के हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 2। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां इलेक्ट्रॉन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्बिटल था, दूसरे में भी ऑर्बिटल था, इसमें इलेक्ट्रॉन पूछा है, दैट कैन फिट इन एन ऑर्बिटल विथ n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 3 पे और l इज इक्वल्स टू 1 पे, है ना। देखिए n की वैल्यू 3 मतलब l की वैल्यू 0, 1, 2, अगेन हमको l की वैल्यू 1 ही लेना है, और l की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ? m की वैल्यू -1, 0 एंड 1। अब एक चीज यहां पे ध्यान देना, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है n ऑर्बिटल, मतलब सिर्फ एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, हमको और आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो ऐसे तो l इज इक्वल्स टू 1 में आपके 3 ऑर्बिटल हैं, राइट, तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पर वो एक ही ऑर्बिटल के बारे में पूछ रहा है। अगर आपसे तीनों के बारे में पूछता तो यहां पे लिखा रहता इन ऑल द ऑर्बिटल, तब आंसर आपका 6 होता। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये भी एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको एक्चुअली में सिर्फ यही देख के समझ जाना था कि आंसर इसका 2 होगा, क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, तब आपको फिर n की वैल्यू l की वैल्यू देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एक आएगा ऑल द ऑर्बिटल वाला क्वेश्चन भी है, तब अपन देखेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अलाउड नंबर्स ऑफ द द अलाउड वैल्यूज ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर 3D ऑर्बिटल आर, ये है आपका 2016 का क्वेश्चन। 2016 में क्वांटम नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी एग्जाम में। ठीक है, तो क्या पूछा है?
अलाउड वैल्यूज ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब ml की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्या क्या अलाउड होती हैं फॉर 3D। 3D यहां पे 3 डायमेंशनल नहीं है, 3D का मतलब क्या है, थर्ड ऑर्बिट का डी सबशेल या थर्ड शेल का डी सबशेल। आपको पता है डी सबशेल का मतलब क्या होता है, इट हैज गॉट 5 ऑर्बिटल्स। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो n की वैल्यू अगर आपकी 3 होती है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2, 2 करस्पॉन्ड्स टू d, 2 करस्पॉन्ड्स टू d, तो m की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, -2 -1 0 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन सी। हाँ, अगर ये f बोला होता तो आप बोलते कि 7 वैल्यूज हो सकती, तब आपका ऑप्शन डी होता। ठीक है, p के लिए ये होता है, s के लिए ये होता है, ये एक्चुअली सबके ml की वैल्यूज दी हुई हैं। तो s के लिए ml की वैल्यू ये होती है, p के लिए ml की वैल्यूज ये हो सकती है, d के लिए ml की वैल्यूज ये होती हैं, और f के लिए ml की वैल्यूज ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स गवर्न द स्पेशियल ओरिएंटेशन। ये याद होगा आपको, मैं बीच में बोला था आपका n बताता है शेल का नंबर, फिर l बताता है सबशेल, और सबशेल ही आपको बताते हैं शेप, क्योंकि s सबशेल का शेप अलग है, p का अलग है, d का अलग है, f का अलग है। तो ये तो शेप की बात हो गई, पर अभी अपने देखा भी है कि p में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं और तीनों ऑर्बिटल अलग अलग एक्सिस में अरेंज्ड होते हैं। तो स्पेशल ओरिएंटेशन आपको बताता है थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज ml, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स टेल्स द 3D शेप, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। यहां आपका एजिमुथल आ जाएगा, पीछे वाला देखिए, L आपको सबशेल बताता है और सबशेल से ही हमको शेप का पता चलता है कि अगर S सबशेल में है तो स्फेरिकल शेप का उसका ऑर्बिटल होगा, P सबशेल है तो उसका डंबल शेप का ऑर्बिटल होगा, D सबशेल है तो उसका डबल डंबल शेप का ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल पूछा है, देखो फिर से ऑर्बिटल आ गया, पहले एक बार क्वेश्चन में ऑर्बिटल था, फिर पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो क्वेश्चन में, अब इसमें फिर से ऑर्बिटल पूछा है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर एनसर्कल कर लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि आपको अल्टीमेटली बताना क्या है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन अ सबशेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि अपन को ml का वैल्यू पूछ रहा है। याद रखिए, n का मतलब शेल, l का मतलब सबशेल, ml का मतलब ऑर्बिटल्स। आपसे पूछ रहा है ऑर्बिटल्स कितने होते हैं एक सबशेल में, तो आपको याद होगा ml का वैल्यू कितना होता है, -L2L। अब आपसे यहाँ पे एक्चुअली टोटल नंबर पूछ रहा है, इसलिए इस फॉर्म में आपका ऑप्शंस दिया हुआ है। -L2L का मतलब क्या होगा, जैसे अगर आप -5 to 5 लिखते हो, इसमें कितने नंबर्स हैं, -5 से लेके आप अगर -1 तक आते हो तो यही आपके 5 नंबर्स हो जाते हैं, फिर 1 से लेके 5 तक में भी 5 नंबर्स हो जाते हैं, राइट, और हमको तो 0 भी काउंट करना है, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 11, यानी कि -5 से 5 में टोटल 11 नंबर्स हैं, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 1 10 प्लस 1 यानी कि 11। याद रखिएगा 0 को भी काउंट कर रहे हैं अपन, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2l प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके l की वैल्यू 3 होती है तो उसके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ml की वैल्यू -3 से लेके 3 तक जाती है, टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, विच इज नथिंग बट 2 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फिट इन ऑल द, एन था एक क्वेश्चन में, याद है, एन ऑर्बिटल में अपन ने ऑप्शन 2 टिक किया था कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहां पूछा है ऑल द ऑर्बिटल विद इन या विथ n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। अब आ जाते हैं अपन, n की वैल्यू 2, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l आर 0 एंड 1, हमको l की वैल्यू 1 लेने बोला है, इसको छोड़ देते हैं, l की वैल्यू 1 के हिसाब से ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 0 एंड 1, यानी कि टोटल 3 ऑर्बिटल इन नाम के। ऑल द ऑर्बिटल पूछा है, ऑल द ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ऑप्शन सी।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ L इज इक्वल्स टू 3। L इज इक्वल्स टू 3 का मतलब होता है आपका F सबशेल, 0 का मतलब होता है S, 1 का मतलब होता है P, 2 का मतलब होता है D और 3 का मतलब होता है F। इट इज टॉकिंग अबाउट F सबशेल। ठीक है, और क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है तो पहले अपन ऑर्बिटल निकाल लेते हैं, कितने ऑर्बिटल होंगे, और फिर डबल कर देंगे नंबर, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो L इज इक्वल्स टू 3 आ गया, तो ML की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो आपके पास टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो टोटल हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया कि इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है 2016 में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही एग्जाम में आएंगे। एक और जो क्वेश्चन आ सकता है ना, वो कुछ इस टाइप का रहेगा, मैं यहीं पे लिख के दिखा देता हूं। ऐसा बोल सकता है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वांटम नंबर दे देगा आपको और बोलेगा कि क्या ये क्वांटम नंबर वैलिड है या नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन का मैं क्वांटम नंबर का सेट लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ये दोनों एग्जांपल आप लोग ध्यान से देखिए। ये इलेक्ट्रॉन 1 का क्वांटम नंबर का सेट है, ये इलेक्ट्रॉन 2 का क्वांटम नंबर का सेट है। ठीक है, पहले क्वांटम नंबर में जो सेट में जो लिखा हुआ है वो है आपका, ये n का वैल्यू होता है, ये l का वैल्यू होता है, ये m का होता है, ये s का होता है। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर लिखा, क्या ये वैलिड इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलिड क्वांटम नंबर है या नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट अ वैलिड क्वांटम नंबर। आप लोग कोई गेस कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया क्वांटम नंबर, वरना मैं बताता हूं ये क्वांटम नंबर इनवैलिड क्यों है। वो क्वांटम नंबर इनवैलिड है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है फर्स्ट सबशेल, सॉरी फर्स्ट शेल, जिसके पास सिर्फ एक ही सबशेल होता है 0 नंबर का, और उसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है 0 नंबर का, और जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ से ही वो रह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे s की वैल्यू 1 तो अलाउड ही नहीं है, s की वैल्यू या तो हाफ होती है या तो माइनस हाफ होती है, तो ये आपका इनवैलिड है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड वाला वैलिड है कि इनवैलिड है, सेकंड वाला भी इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए l की वैल्यू कभी 1 हो ही नहीं सकती, l की वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है फॉर n इज इक्वल्स टू 1। हां, अगर n की वैल्यू 2 होती है तो l की वैल्यू 0 और 1 दोनों हो सकती है, बट अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 के पास सिर्फ s नाम का सबशेल ही है। ठीक है, 1 के पास सिर्फ एक ही सबशेल है s नाम का, 2 के पास 2 सबशेल है s और p नाम के, 3 के पास 3 सबशेल है s p d नाम के, 4 के पास 4 सबशेल है s p d f नाम के। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्वांटम नंबर्स। ठीक है, आप इन 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम आगे वाली क्लासेस में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें हम आपके एटम के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।